अपनी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन के अंदर अपना दूसरा चैप्टर आ गया है, जीव जगत का वर्गीकरण। क्या जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं, पूरा अच्छे से समझते हैं। जो जो चीज़ पूछते हैं बस वही चीज़ देखेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि 90 में से 88 89 क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी में से ही आते हैं, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन उठ के आती हैं। तो देखो क्यों ना अभी 15 मिनट में अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा दोस्तों। 15 मिनट में अगर आपका काम बनता है, अरे तो यार गम किस चीज़ का है फिर। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, सब अच्छे से समझ समझ मतलब मैं आपको सिर्फ बता दूंगा पढ़ना क्या है, फिर आप कल जाना और 1 घंटा 1.5 घंटा देना अच्छे से इसको, और इसको अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। अब देखो यह आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। क्या, ये वाली आप लाइन याद रखना कि जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। याद रखो इस लाइन को कि जीवों के वर्गीकरण और वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने किया था। और उसने क्या किया था? उन्हें पादपों को सरल आकार के लक्षणों के आधार पर, किसके आधार पर? आकार के लक्षणों के आधार पर, मतलब मोर्फोलॉजिकल के आधार पर फक्स झाड़ी एक साग में वर्गीकृत किया था, ठीक है। और जबकि उसने प्राणियों का जो वर्गीकरण है वो लाल रक्त को उपस्थित और अनुपस्थिति के आधार पर किया था, ठीक है दोस्तों। इतना तो याद रखना है, ये याद नहीं रखना है, खत्म। अब देखो लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी। कब की गई थी द्विजगत पद्धति? लीनियस के काल में की गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी पादप और एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया गया था। तो पूछेगा द्विजगत पद्धति में किसमें मतलब उसको वर्गीकृत किया गया था? प्लांटी और एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। अब देखो इस पद्धति के अनुसार, मतलब द्विजगत पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, एकोशिका और बहुकोशिका, प्रकाश संश्लेषणी अप्रकाश संश्लेषणी के बीच विभेद करना संभव नहीं था। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि किस किस के बीच विभेद नहीं कर सकते थे? तो यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक को, एकोशिका बहुकोशिका को, और प्रकाश संश्लेषणी और अप्रकाश संश्लेषणी, इनको विभेद करना संभव नहीं था, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, ये आपको रट के रखना है कि किस किस को विभेद नहीं कर सकते थे। और आगे यहाँ पे आप अरस्तु का याद रखना आपको, ठीक है दोस्तों। अब देखो मेरे दोस्त, अब देखो आगे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको याद रखना है, कुछ भी नहीं इसमें आगे, और ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप वो छोड़ सकते हो। अब देखो कुछ भी हो जाए ये टेबल आपको रटना ही रटना है, इस टेबल में से क्वेश्चन उठ के आएगा। ये टेबल रट लो, ये टेबल रट लो, रट लो, रट लो मेरे दोस्त, रट लो, बस रट लो। कुछ भी हो, राम नाम दंड भेद, कुछ भी करो, इसको रट लो मेरे दोस्त। 89 क्वेश्चन सही करने हैं या नहीं? कितने? 89 करने हैं या नहीं यार? एम्स में आना है या नहीं यार? एम्स में आना है ना? तो यार कर लो यार बस। कितना टाइम लग रहा है यार? ज़्यादा टाइम थोड़ी ले रहा हूँ आपका, बस यार करो यार। बस ये टेबल रट लेना कल, ठीक है। अब देखो सन 1969, याद रखना डेट, याद रखना 1969 में आर एच व्हीटकल द्वारा एक 5 जगत प्रणाली की वो पद्धति जो थी वो प्रस्तावित की गई थी, ठीक है। किसने किया था? आर एच व्हीटकल ने 5 जगत किया था, 1969 में किया था, याद करना दोस्तों, याद रखना। और इस जगत के क्या क्या नाम थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है। अब देखो कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन, जाति वर्तीय संबंध, उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे दोस्तों। पता है क्या क्वेश्चन आएगा? वो पूछ लेगा कि इसमें से उसकी पद्धति में कौन सा मानदंड नहीं था। याद रखना क्या क्या था? कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन, जाति वर्तीय संबंध, याद रखना दोस्तों, याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो, इससे पहले वर्गीकरण की जो पद्धति आती थी उस पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरिस्सेवाल, फंजाई, मोस, फंड, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था, ठीक है। और इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, ठीक है, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे, ठीक है। जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियाँ भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था तथा सारे यूकेरियोटिक जगत को तीसरे
अनुच्छेदन में रखा गया था। ये याद कर लेना मेरे दोस्त प्लीज। थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा है पर कुछ भी नहीं है कि जीवन की 3 अनुच्छेदन पद्धतियां प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुच्छेदन में वर्गीकृत किया गया था और सारे यूकेरियोटिक जगत को तीसरे अनुच्छेदन में रखा गया था। बस इतना से याद करो मेरे दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। या कोई काम का चीज़ नहीं, नहीं यार छोड़ो है। अब देखो काम की चीज़ कहाँ है, अपन को वो पढ़ना है जहाँ अपन को काम की चीज़ मिल रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप आगे हैं। देखो 5 बजे से सोपोसी में आपको इस पेन से करता हूँ, इस पेन से, ताकि आपको वो मतलब लाइन कटेगी नहीं है, वापस मिटा जाएगा। पीछे देखो मिट रहा है ना, ये मिट गया ऐसे, शाबाश। अब आपको बताता जाता हूँ क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अंडरलाइन करूँगा, अच्छे से करूँगा। ठीक है, 5 में ये छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो, ये छोड़ो 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 छोड़ो। नहीं, मैं वही बताऊंगा जो आपको पढ़ना है। लास्ट मोमेंट पे आपको यार खिचड़ी नहीं पकानी, काम काम की चीज़ पढ़नी है, बस सिर्फ काम काम की चीज़। ठीक है, अब देखो कि समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया है कि जो न सिर्फ आकारिकी, कायिक और प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित है, बल्कि जाति वृद्धि पे हो और विकास से संबंधों पर भी आधारित हो। दोस्तों ये लाइन ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो इस अध्याय में विटिकल पद्धति, व्हिटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोस्टिटम, फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। ओके कर लेंगे, इसका तो छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। अब देखो मोनेरा जगत पढ़ते हैं तो काम की चीज पढ़ेंगे, सब कुछ नहीं मेरे दोस्त। अब देखो मोनेरा जगत में क्या पढ़ना है, मोनेरा जगत में क्या पढ़ना है। अब देखो सब बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया, सबके सब बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंदर आते हैं। ठीक है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सबके सब आते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। अगर जो माइक्रोसोम्स की बात करें, जो सूक्ष्म जीव उसमें बात करें तो सर्वाधिक संख्या में यही होते हैं। ठीक है, मोनेरा जगत के बैक्टीरिया ही होते हैं। ठीक है, और इस सब स्थानों पर पाए जाते हैं, सब स्थानों पे। ठीक है, और एक मुट्ठी भी मतलब मिट्टी की ले लेंगे ना तो उसमें भी सैकड़ों टाइप के बैक्टीरिया होंगे। याद रखना, क्वेश्चन आ जाएगा एक मुट्ठी भर मिट्टी में कितने होते हैं, सैकड़ों टाइप के, 1000 टाइप के, या मतलब कितने लाख टाइप, नहीं सैकड़ों टाइप। याद रखना, ज़्यादा कट गया देखो, याद रखना सैकड़ों टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब देखो कि कहाँ कहाँ देखेंगे, जल के झरनों में भी मिलते हैं, मरुस्थल में भी, बर्फ, गहरे समंदर जैसे विषम प्रतिकूल वास स्थानों, एक दूसरे जीव जहाँ मुश्किल से जीवित रह पाते वहाँ भी ये पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बैक्टीरिया बहुत तेज रेजिस्टेंट बना लेता है भाई अपने अंदर। अब देखो बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूह बांटा गया है। गोलाकार, छड़ाकार, कोमाकार और विब्रियो। ठीक है, कोमाकार को बोलते हैं विब्रियो, और सर्फिलाकार। ठीक है, ऐसा डायग्राम दे देगा, ये क्या है, कोकाई। इसको क्या बोलते हैं, बेसिलाई। बेसिलाई के अंदर ये जो है ये क्या है, बीजाणु। इसको बोलते हैं स्पाइरेला। इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरेला के अंदर फ्लैजेला, कसाव। और इस टाइप को बोलते हैं विब्रियो। ठीक है, डायग्राम डायरेक्ट मतलब डायग्राम बेस पे क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं परंतु इसका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। याद रख लो, ये लाइन ऐसे कैसे आ जाएगी। ठीक है, अत्यंत सरल होता है इनकी संरचना, व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। याद करो, रट लो। अब देखो उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन आएगा कि अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। किसके आधार पर, उपापचय के आधार पर, उपापचय के आधार पर, मेटाबॉलिज्म के आधार पर। याद रखना मेरे दोस्तों, ये वर्ड याद रखना, उपापचय के आधार पे यार, उपापचय के आधार पर। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे एग्जाम्पल, वो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषणी सोपोषी अथवा रसायन संश्लेषी सोपोषी होते हैं। ठीक है, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, लेकिन भोजन के लिए अन्य जीवधारियों तथा मर्द कार्बनिक पदार्थों पर वो निर्भर रहते हैं। ठीक है, यह आपका मोनेरा हुआ दोस्तों, यह आपका मोनेरा हुआ। अब देखो आधे बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं। क्वेश्चन आता है दोस्तों, इनका क्वेश्चन आता है यार, नीट में क्वेश्चन आता है अच्छा सा। अब देखो
आद्य बैक्टीरिया क्या होते हैं? अब देखो, ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र जिसको हेलोपी कहते हैं, गर्म झरने जिसको थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं, और क्षेत्र जिसको मेथिनोजन कहते हैं उसमें पाए जाते हैं। वो क्वेश्चन ऐसा भी पूछेगा कि गर्म झरनों में पाए जाने वालों क्या बोलते हैं? थर्मोएसिडोफिलस। कच्छ क्षेत्र में पाए जाने वालों क्या बोलते हैं? मेथिनोजन। लवणीय क्षेत्र में पाए जाने वालों को बोलते हैं हेलोफी। तो ये अत्यंत कठिन वास स्थानों में जो पाए जाते हैं वो आधे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है दोस्तों, आधे बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है, सेम नहीं होती आधे बैक्टीरिया और अन्य बैक्टीरिया की सेल वॉल। ठीक है, यही लक्षण इन्हें प्रतिकूल अवस्था में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, मेथिनोजन जो होते हैं वो अनेक रूमिनेंट पशु जैसे गाय एवं भैंस के आंतर में पाई जाती है। आंतर में वो बोलेगा ल्यूर में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? आंतर में पाई जाती है। और उनके गैस मीथेन गैस वर्ड याद रखना, मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब देखो यू बैक्टीरिया में क्या पढ़ते हैं? हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति और एक कसाब द्वारा की जाती है। वो बोलेगा कि तुम कैसे पता करोगे कि वास्तविक बैक्टीरिया है? तो उसमें एक तो कठोर सेल वॉल मिलेगी और एक कसाब मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो साइनोबैक्टीरिया जिनको नील हरित शैवाल भी कहते हैं, इसमें क्या होगा? हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है नील हरित शैवाल में। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषी सोपोषी होते हैं। याद रखो, ये प्रकाश संश्लेषी सोपोषी होती है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक कॉलोनी अथवा तंतु में लवणीय जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। याद करो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो एक कोशिक कॉलोनी या फिर तंतु में, अलग अलग टाइप के एक कोशिक हो सकते हैं, कॉलोनी हो सकती है, तंतु में हो सकते हैं, अलवणीय हो सकते हैं, जलीय हो सकते हैं, समुद्री हो सकते हैं, स्थलीय शैवाल हो सकते हैं। ठीक है, सब टाइप के हो गए यार। इनकी कॉलोनीज होते हैं, इनकी कॉलोनी पर जेली नुमा आवरण से ढकी होती है। जेली किसकी कॉलोनी? साइनोबैक्टीरिया की। ठीक है ना, इसको अच्छे से पढ़ना दोस्तों। इसकी कॉलोनी जेली नुमा आवरण से ढकी रहती है। ठीक है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं, प्रदूषित जल में बहुत बहुत अगर जो फलते फूलते तो प्रदूषित जल में ज़्यादा फलते फूलते हैं। ठीक है, अब देखो बैक्टीरिया जैसे नोस्टोकेम एनाबिना, क्वेश्चन आया था नहीं थे दोस्तों। बैक्टीरिया जैसे नोस्टोकेम एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्तर कर सकते हैं। टेट्रोसिस्ट नहीं दोस्तों, हेटेरोसिस्ट होता है ना यार। ये देख, इसमें अच्छे से नहीं लगा, इसने ऐसे ही लिखा है मेरे को यार। टेट्रोसिस्ट कहाँ से आ गया? टेट्रोसिस्ट नहीं है, हेटेरोसिस्ट है। ठीक है, अब देखो ये भी क्वेश्चन आता है तो याद रखना, जो बैक्टीरिया जैसे नोस्टोकोरेनाबिना है, इसको पर्यावरण के जो नाइट्रोजन को है हेटेरोसिस्ट याद रखना, उसकी विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा स्तर कर सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहे रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके उससे ऊर्जा का जो है उससे एटीपी उत्पादन करते हैं, अपने काम में लेते हैं एटीपी को दोस्तों। ठीक है, ये जो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में बहुत भूमिका निभाते हैं। तो किस किस के चक्कर में? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। किसी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन। वो लिख देगा कौन सा नहीं होता? कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम नहीं होता। क्या क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। ठीक है, यहाँ क्या नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को। ठीक है, याद रखना ऐसी बस लाइन बाई लाइन ही, तो ऐसे की ऐसे एक लाइन उठा के दे देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसलिए आप वो गलत मत कर देना। ठीक है दोस्तों, अब देखो परपोषी बैक्टीरिया जो होते हैं प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। ठीक है, इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य जीवन में, छोड़ यार ये नहीं पूछेगा। ठीक है, अब देखो ये दूध से दही बनाने में या परपोषी बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों जो दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेक्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की सहायता करते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया रोगजनक भी होते हैं जो अपन में मनुष्यों के अंदर, फसलों के अंदर, पालतू पशुओं में फार्म को हानि पहुंचाते हैं। और विभिन्न बैक्टीरिया कारण हैजा, टाइफाइड, टिटेनस, साइट्रस, कैंकर जैसी बीमारी हो जाती है। ये डायग्राम काम का है यार दोस्तों। ये है वो हेटेरोसिस्ट सेल। ठीक है, ये है वो बार स्लेशमियात्सर। ठीक है,
जो कवच था, ठीक है। किसका कौन सा बैक्टीरिया, तंतुमय शैवाल है, नोस्टोक, नोस्टोक। कौन सा बैक्टीरिया है, नोस्टोक, ठीक है। बस यही तो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसी टाइप से तो आपको पढ़ना है, इतनी डिटेल में पढ़ना है ना, डिटेल में नहीं, एनसीईआरटी की लाइन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि लाइन ही तो उठ के आएगी मेरे दोस्त, लाइन ही तो उठ के आएगी, तभी तो आपके मतलब जो 90 क्वेश्चन होते हैं उस 90 में से 89 क्वेश्चन सही होंगे दोस्त। अब देखो आगे, आगे क्या करना है, आओ आगे आओ। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करता है। वो पूछेगा मुख्य कैसे करता है, तो कोशिका विभाजन विभाजन द्वारा प्रजनन करता है। लेकिन कभी कभी विपरीत परिस्थिति में ये बीजाणु बनाता है, ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें क्या क्या होता है, लैंगिक प्रजनन में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है, ठीक है। अब देखो माइकोप्लाज्मा है ना, ऐसे बैक्टीरिया है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, किस में नहीं होती, माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है, ठीक है। ये सबसे छोटी और जीवित कोशिका है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। रट लो, सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है, ठीक है, जीवित रह सकती है। ओके दोस्तों, अब देखो अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों, ये तो पता है यार, माइकोप्लाज्मा जो होता है रोगजनक होता है, ठीक है। ये डायग्राम देख लो दोस्तों, ये है सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है डीएनए, और एक विभक्त होता हुआ बैक्टीरिया है, डिवीजन करता हुआ एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब अपन देखते हैं प्रोटिस्टा जगत, ठीक है दोस्तों। अभी आपका 15 मिनट में चैप्टर खत्म करा दूंगा। काम काम की चीज़ पढ़ेंगे, काम काम की, नहीं चाहिए अपन को 90 क्वेश्चन, नहीं पढ़ना अपन को एनसीईआरटी से बाहर। अरे 89 क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन 89 क्वेश्चन सोल्व करेंगे अच्छे से, और 89 क्वेश्चन से अपन एम्स में आ जाएंगे दोस्त। लगे रहो, मैं भी तो आपके लिए लगा पड़ा हूँ मेरे दोस्त, मैं भी तो लगा पड़ा हूँ, लगे रहो। अब देखो प्रोटिस्टा जगत, इसमें क्या होगा, सभी एक कोष की यूकेरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। परंतु इस जगत की जो सीमाएं वो ठीक तरह से निर्धारित नहीं हुई। किसकी सीमा निर्धारित नहीं हुई, प्रोटिस्टा जगत की, ठीक है। अब देखो एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषणी प्रोटिस्टा है, और दूसरे के लिए पादप, ये छोड़ो यार, ये बकचोदी है, मतलब सॉरी, छोड़ो यार, ये काम का है ऐसे, मतलब समझाने के लिए, पर अब समझने का वक्त गया। आप रट लो। मैं आपको कहता हूँ 1 2 3 4 ऐसी गिनती सीखे थे बचपन में, समझे थे क्या, नहीं रट्टा था अपने, 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5 6 7 8 9 10, रट लो। आज तक नहीं भूले ना, नहीं भूलोगे, मैं बोल रहा हूँ रट लो, इनको रट लो दोस्तों, रट लो। यही वक्त है, यही वक्त है सूरज तेरे निकलने का। किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही थी दोस्तों, कि ये रात नाम नहीं लेती ढलने का, ये रात नाम नहीं लेती ढलने का, पर यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का, वक्त है सूरज, निकल जा सूरज, निकल जा, यही वक्त है। अब देखो ये लाइन याद रखना, प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं, प्राथमिक रूप से मेनली जलीय होते हैं, जलीय, स्थलीय नहीं, जलीय होते हैं, ठीक है। अब देखो यूकेरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्र पाया जाता है, क्यों, क्योंकि यूकेरियोटिक है, ठीक है। झिल्लीबंद कोशिकाएं पाई जाती, क्यों, यूकेरियोटिक है। कुछ प्रोटिस्टा में कुसाब और पुक्स्माप भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक और कोशिका संलयन और जाइगोट बनने की विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। अब वो क्वेश्चन दे देगा कि किसके द्वारा प्रजनन नहीं करते, तो इसमें एक अलग कोई ऑप्शन दे देगा, तो तुम्हें 3 याद रखना, किसके द्वारा करता है लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक कोशिका, अलैंगिक तो करता ही है सॉरी, और इसके अलावा कोशिका संलयन और जाइगोट, इससे वो लैंगिक प्रजनन करता है। ये 2 वर्ड याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्राइसोफाइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यार, नीट में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है क्राइसोफाइट से। देखो क्या पढ़ना है अपन को क्राइसोफाइट में, ये इस समूह के अंतर्गत डाइटम आते हैं और सुनहरे शैवाल आते हैं, जिनको डेसिमड बोलते हैं। क्या क्या आते हैं, डाइटम और डेसिमड आते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये समुद्र जल में भी रहते हैं, ये समंदर में भी रहते हैं, ये दोनों में पाए जाते हैं। और ये क्या थे, ये प्राइमरी रूप से जलीय थे, ठीक है। हाँ वो भी जलीय थे, ये भी जलीय, पर ये समुद्र में और समुद्र दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है।
ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं तथा जल धारा के साथ बहते रहते हैं। ठीक है, वो आएगा कि दिन में से कौन सा क्राइजोफाइट के लिए सही है, याद रखना अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, सवच और लवण दोनों पाए जाते हैं, जल धारा के साथ बहते रहते हैं। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो साबुनदानी की तरह की होती है। ठीक है, दो अतिछादित कवच बनाती है कोशिका भित्ति। इसकी भित्ति में सिलिका होती है, याद रखना, और उस सिलिका की वजह से नष्ट नहीं होते। ठीक है, और इसी कारण इस प्रकार ये जो मर्त डाइटम होते हैं वो जब मर जाते हैं तो अपने प्रवेश में जाओ थे वहाँ पे वो कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों से जमा उस अवशेष को डायटमी मर्दा कहते हैं, डायटमी मर्दा कहते हैं। ठीक है, और ये कण में होने के कारण, क्यों कण में होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने में, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। क्यों यूज होता है पॉलिश करने तथा तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में? ये कण में होते हैं। क्यों? क्योंकि कण में ये जो डाइट में मृदा होती है कण में होती है, इसलिए इसका उपयोग पॉलिश और तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। और इस समंदर के मुख्य उत्पादक है, ये समंदर के मुख्य उत्पादक है। लाइन उठ के आती है दोस्तों, समंदर के मुख्य उत्पादक है। अब देखो दोस्तों, डायनोफ्लेजिल। दोस्तों मज़ा आए तो बता देना यार, आपकी एनसीईआरटी क्रिस्टल क्लियर करनी है बस मुझको, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस टाइम आप नोट्स पढ़ो और वो करो, कुछ नहीं। एनसीईआरटी क्लियर करनी है दोस्तों, इससे अपन को एमसी में आना है। कुछ साल तो फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी, एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, अब देखो डायनोफ्लेजिलेट्स, इसमें क्या पढ़ना है? ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री और प्रकाश संश्लेषणी होते हैं। ये तो क्या थे दोस्तों, समुद्र में भी थे और समंदर में भी थे। ये देखो मुख्यतः समंदर में होते हैं। ठीक है, याद रखना ये लाइन, मुख्यतः समंदर में होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण भी होते हैं। ठीक है, इसमें उपस्थित प्रमुख वर्णक, इसके अंदर वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं, इसमें वर्णक पाए जाते हैं। उस वर्णक के कारण पीले, हरे, भूरे, नीले तथा लाल दिखते हैं। याद रखना कैसे कैसे दिखते हैं, पीले, हरे, भूरे, नीले और लाल, पीले, हरे, भूरे, नीले और लाल, पीले, हरे, भूरे, नीले और लाल दिखते हैं। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है, कड़ी पट्टिकाएं होती है, सेल्यूलोज की, काइटिन की नहीं, सेल्यूलोज की। ठीक है, अधिकतर डायनोफ्लेजिलेट में दो कोशिका होती है, अधिकतर के अंदर दो कसाब होते हैं, दो होते हैं, एक नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दो कसाब होते हैं। ठीक है, जिसमें एक लंबा होता है ना, और दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। ठीक है, प्राय लाल डायनोफ्लेजिलेट, लाल रंग के, अलग अलग रंग के थे ना, देखो पीले, हरे, भूरे, नीले तथा लाल। तो इसमें से जो लाल रंग के डायनोफ्लेजिलेट है उसकी संख्या में जब विस्फोट होता है जिससे समुद्र का जल लाल रंग का दिखता है, लाल तरंग दिखने लगती है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव, इसके कारण मछली और अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है गोनियालिक्स। तो याद रखना गोनियालिक्स कैसा कलर छोड़ता है, लाल कलर का, लाल रंग छोड़ता है। ठीक है, उसमें विष होता है, उसके कारण मछलियाँ वो सब मर जाती है। यही ना दोस्तों, यही है ना, यही ना डायनोफ्लेजिलेट। याद रखना, डायग्राम दे देगा और पूछ लेगा बताओ ये क्या है, याद रखना डायनोफ्लेजिलेट है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यूग्लिनोइड पढ़ते हैं। यूग्लिनोइड में क्या पढ़ना है? इनमें से अधिकांश सौ जल में पाए जाने वाले जीवधारी है। ठीक है, जो स्तर जल में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा सौ जल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाले समुद्र में पाए जाते थे, पता है ना, ये सौ जल में पाए जाते हैं। ठीक है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा स्तर जल में पाए जाते हैं, बहते हुए नहीं, स्तर, ठहरे हुए जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत, पेलिकील होती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, इसमें प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत होती है, पेलिकील। ठीक है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। इसका काम क्या है? प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत जो पेलिकील होती है, इसका काम क्या है? ये लचीला बनाती है इसकी संरचना को। इसमें भी दो कसाब होती है, दो होते हैं जिसमें एक छोटा और एक लंबा होता है। ठीक है, याद रखना। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब प्रकाश संश्लेषणी होते हैं, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो ये जो सूक्ष्म जीवधारी है उनका शिकार करके अपना पेट भर लेंगे परपोषी की तरह। ठीक है, अब देखो, आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनोइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। भाई साहब, बंदा कह रहा आश्चर्य करो, सरप्राइज करो, ये कितना छोटा सा है यूग्लिनोइड, पर इसके अंदर जो वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं, उच्च बड़े बड़े पादपों के जैसे होते हैं भाई। और एग्जांपल दे रहा है यूग्लिना। ये लो दोस्तों डायग्राम याद रखना यूग्लिना का। ठीक है, डायग्राम दे देगा, पूछेगा बताओ ये क्या है।
ये युगलिना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन औपंकवक। औपंकवक मर्दपोशी प्रोटिस्ट है, मर्दपोशी प्रोटिस्ट है। ठीक है, ये सड़ती हुई टहनियों पे तथा पत्तों के साथ गति करते हैं। ग- सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। ठीक है, जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो अनुकूल परिस्थिति में इसमें प्लाज्मोडियम बनाते हैं। शाबाश, क्या बात है दोस्तों, पूछेगा प्लाज्मोडियम कब बनते हैं? तो प्रतिकूल मत कर देना मेरे दोस्त, अनुकूल परिस्थितियों पर प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ठीक है, जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है कई फीट की लंबाई तक का? इनका प्लाज्मोडियम। ठीक है, पर प्रतिकूल परिस्थितियों में ये क्या करेंगे? बिखर कर सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाएंगे। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति में बिखर कर सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाएंगे। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। वो पूछेगा ये जो बीजाणु जो बनाता है कब बनाता है? प्रतिकूल परिस्थिति में बनाता है। ठीक है, और उस बीजाणु का जो मतलब परिक्षेपण होता है वो कैसे होगा? जल के द्वारा? किसके द्वारा? नहीं, वायु के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन जो है कंटिन्यू देखेंगे। तो मैं आपको बोलता हूँ, अब देखते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ आगे आ गया। अब सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। दोस्तों वो पूछेगा कि कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, अधिकांश होते हैं, कौन कौन से प्रोटोजोआ है जो परपोषी होते हैं? नहीं, सबके सब होते हैं, सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ठीक है, अब देखो, ये प्राणियों के पुरातन संबंधी है। क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से मतलब है जो प्राणियों के पुरातन संबंधी होते हैं? प्रोटोजोआ। कोई ये नहीं होगा, कोई यूग्लिनोइड नहीं, औपंकवक नहीं, कोई नहीं। प्रोटोजोआ है जो प्राणियों के पुरातन संबंधी है। ठीक है, देखो प्रोटोजोआ को चार समूह में बांटेंगे अपन। ये दोस्तों अपन औपंकवक का डायग्राम है। ठीक है, याद रखना, ये है अपना किसका? पैरामीशियम का। आगे बताएंगे इसी का, ये प्रोटोजोआ। ठीक है, अब देखो इसमें चार जो पार्ट में बांटा है, जिसमें देखो एक होता है एमीबिया प्रोटोजोआ। ठीक है, इसमें जो जीवधारी होती है सवस्त जल, समुद्री तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना सवस्त जल में, समुद्र में तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है, वो अपने कूटपादों की सहायता से, किसकी सहायता से? कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। ठीक है, इनमें समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। किस पे? समुद्री जो प्रकार है उनकी सतह पर सिलिका के कोष, किसके? सिलिका के कोष। और उसमें से कुछ जैसे एंट अमीबा परजीवी होते हैं। वो पूछेगा कि कौन सा जो है प्रोटोजोआ परजीवी होता है, क्योंकि इसमें परजीवी और परभक्षी टाइप के रहते थे। तो बोलेगा परजीवी कौन सा रहता है, तो चार ऑप्शन दे देगा। उसमें जो एंट अमीबा है ना, वो परजीवी होता है। ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम हो गए अपने चारों। ठीक है, ओके। अब देखो दोस्तों, कसाबी प्रोटोजोआ। ठीक है, ये क्या होते हैं? श्वसन अथवा परजीवी होते हैं। ठीक है, इस पे कसाब पाए जाते हैं, याद रखना। इस कसाबी प्रोटोजोआ जो होते हैं बीमारी के कारण होते हैं। इसे कौन सा होता है? निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है, जिसका एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, अब देखो पक्षमावी प्रोटोजोआ। इसमें क्या होगा? ये जलीय और अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी, याद रखना ये लाइन। ठीक है, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमा पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक गुहा होती है जिसको गर्शिका बोलते हैं। ठीक है, वो होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ खुलती है। ठीक है, पक्षमापों की लेबंद गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। कैसे भेजते हैं गलेट की तरफ? लेबंद गति के कारण, पक्षमापों की लेबंद गति के कारण जो भोजन है वो गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। एग्जाम्पल पैरामीशियम। ठीक है, जो अपन ने अभी ऊपर देखा है यहाँ पे यार, पैरामीशियम। ठीक है, अब देखो एक होता है टाइप स्पोरोजोआ। इसमें विविध प्रकार की जीवधारी आती है, जिसमें जीवन चक्र में जो है वो मतलब जिसके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो वो बोलेगा इसमें संक्रमण करने योग्य कौन सी अवस्था होती है? बीजाणु होते हैं जो संक्रमण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो इनमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया परजीवी है। ठीक है, उसके कारण मानव की जनसंख्या को ठीक है वो छोड़ो। ठीक है, याद रखना संक्रमण बीजाणु से होता है। ठीक है, सबसे कुख्यात, सबसे बुरा, सबसे भयानक प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, अब देखो, अब अपन आगे दोस्तों फंजाई के अंदर, किस में आगे? अपना फंजाई बाकी है दोस्तों। ये इतना 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 करेंगे और ये लो यहाँ तक जाते जाते अपना वायरस आएगा आगे, लास्ट में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको अपन कंटिन्यू करते हैं फंजाई के अंदर। अब देखो फंजाई जगत, तो मैं आपको एक बात कहूँगा कि परपोषी जीवों में फंजाई का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। ओके, ठीक है।
आकारिक तथा वास्तविक स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। ठीक है, फिर उसके अलावा बोलूँगा कि नम रोटी और सूखे फलों में देखा होगा। ठीक है यार, वो सब छोड़ो, उससे मेरे को क्या लेना देना। मैं तो आपको एक काम की बात बताऊंगा कि गेहूं में जो कीट रोग होता है पक्सीनिया के कारण होता है। याद रखना ये लाइन दोस्तों, भूल मत जाना। कुछ फंजाई जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। याद रखना दोस्तों ये लाइन, पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक बनती है। फंजाई विश्वव्यापी है और ये हवा, जल, मिट्टी सब में पाए जाते हैं। जंतु पौधों पर पाए जाते हैं, गर्म तथा नम स्थलों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो याद रखना, फंजाई तंतु में होते हैं, लेकिन यीस्ट एक कोशिक है, वो इसका अपवाद है, वो तंतु में नहीं होता। अब देखो, ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचना होती है जिसे कवक तंतु कहते हैं। याद रखना, कवक तंतु के जाल को कवच जाल कहते हैं, माइसीलियम। कवक तंतु के जाल को कहते हैं माइसीलियम। ठीक है, कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रिक कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा होता है। ठीक है, जिन्हें संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। ठीक है, जिन जो बहुकेंद्रिक कोशिका द्रव्य जिनमें भरा होता है ना, उनको संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। ठीक है, अन्य कवक तंतु में पट होते हैं। फंजाई की जो कोशिका विधि काइटिन पॉलीसेकेराइड, दोस्तों मत भूलना इस लाइन को, काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, फंजाई की सेल होत। अब देखो, अधिकांश फंजाई प्रपोषित होते हैं, सब नहीं, अधिकांश अधिकांश फंजाई प्रपोषित होती है। वे मृत ब्रस्टेट से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है, अतः इसे मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं मृतजीवी? क्योंकि मृत ब्रस्टेट से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को डायरेक्ट अवशोषित कर लेती है। ठीक है, जो फंजाई संजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर होती है उसको परजीवी कहते हैं। ठीक है, ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं, जैसे इसे फंजाई सहजीवी कहलाती है। ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं, ये चीज़ याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब देखो, फंजाई में जनन जो होता है वो कायिक खंडन, विखंडन, मुकुलन विधि से होता है। याद रखना किस किस से, खंडन, विखंडन, मुकुलन विधि से होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन कैसे होता है? बीजाणु से, जिसको कोनिडिया कहते हैं, या फिर धान्य बीजाणु या चल बीजाणु द्वारा उसका अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन कैसे होता है? उस्पोरा, ठीक है, उससे होता है। एस्कस बीजाणु से होता है, बेसिडियम बीजाणु से होता है। ये क्या है? ये लैंगिक जनन के टाइप है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखो आगे, विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। पूछेगा फलनकाय किसको कहते हैं? वो जो विभिन्न बीजाणु होते हैं वो एक स्पष्ट प्रकार की संरचना में उत्पन्न होते हैं जिसको फलनकाय कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसका लैंगिक चक्कर। लैंगिक चक्कर में 3 सोपान होते हैं। दो चल अथवा अचल युग्मों को प्रोटोप्लाज्म का संलयन होगा उसको प्लाज्मोगेमी कहेंगे, फिर उसके केंद्र का संलयन होगा उसको केंद्रक संलयन कहेंगे। ठीक है, ओके। अब बोल रहा है कि युग्मज युग्मनज में म्यूसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। लैंगिक जनन में संयोजित संगम के दौरान दो अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं। ठीक है, याद करो, याद कर लो इस चीज़ को, याद कर लो, समझाने जैसा कुछ नहीं है कि दो अगुणित कवक तंतु होंगे वो पास पास आएंगे और संलयित हो जाएंगे। ठीक है, कुछ फंजाई में दो गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद में, तुरंत ही जैसे संलयन हुआ उसके तुरंत बाद में द्विगुणित 2n कोशिका बन जाती है। ठीक है, यद्यपि अन्य फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्री की अवस्था बनती है। सब में संलयन होने के तुरंत बाद 2n बन जाएगा, पर जो एस्कोमाइसिटीज है ना उसके अंदर तुरंत नहीं बनेगा 2n, उसमें एक मध्यवर्ती द्विकेंद्री की अवस्था आएगी n+n। ठीक है, अर्थात एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं, इसको केंद्रक युग्मक कहते हैं। केंद्रक युग्म कहते हैं, जो किस में मिलेगी? ओनली और ओनली एस्कोमाइसिटीज में मिलेगी दोस्त। ठीक है, अब देखो, तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था कहते हैं, इसी अवस्था को कहते हैं। ठीक है, जो किस में मिलेगी? एस्कोमाइसिटीज में मिलेगी। अब आगे देखो, छोड़ो आगे, आगे आगे काम की चीज़ में आओ, काम की चीज़ में फोकस करो, फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, अब देखते हो फाइकोमाइसिटीज में, पढ़ो। फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी तथा नम सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हर जगह आ गया, याद रखना कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कवक जाल जो होता है एपटी होता है और बहुकेंद्रिक होता है। रट लो, एपटी होता है बहुकेंद्रिक होता है, एपटी होता है बहुकेंद्रिक होता है। और जो अलैंगिक जनन हो चल बीजाणु से या फिर एचल बीजाणु से होते हैं, चल बीजाणु से या फिर एचल बीजाणु से होता है। ठीक है, ये बीजाणु धान्य के अंतर जाति उत्पन्न होता है, भरी जाति नहीं, अंतर जाति उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनेगा। ठीक है,
इन युग्मकों के आकार की एक जैसी हो सकती है जिसको समयुग्मकता कहते हैं, या फिर भिन्न हो सकती है जिसको असमयुग्मिक कहेंगे या विषमयुग्मिक कहेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल याद रखना, म्यूकर, राइजोप्स जो रोटी के कवक होते हैं। ठीक है, राइजोप्स, म्यूकर, राइजोप्स और एल्बुको। ठीक है, एल्बुको सरसों पर परजीवी परजीवी फंजाई है। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी याद रखना, ये है फाइगोमाइसिटिस की। ठीक है, अब देखो एस्कोमाइसिटिस, इसी को ही अपन थैली फंजाई कहते हैं, याद रखना। ठीक है, फिर पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटिस एक उसी के जैसे यीस्ट, यीस्ट का ही नाम है सेक्रोमाइसिस। जैसे यीस्ट के अलावा ये बहुकोशिक भी हो सकते हैं जैसे पेनिसिलिन। ये सब एस्कोमाइसिटिस के एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, ईस्ट, पेनिसिलियम। ठीक है, पर ईस्ट क्या होता है, एक कोशिक होता है, वो बाकी के जो है वो बहुकोशिक होते हैं। ठीक है, ये मरजीवी अपघटक परजीवी अथवा समलरागी पशुविष्टा। ठीक है, ऐसे एमसीक्यू आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हर जगह पाए जाते हैं मरजीवी अपघटक परजीवी, या फिर समलरागी होते हैं, पशुविष्टा पे होते हैं। ठीक है, उस पर उगने वाले होते हैं। ठीक है, अब देखो इनका कवक जाल साखितता पट्टी होता है, साखितता पट्टी होता है। ठीक है, याद रखना। अलैंगिक जो बीजाणु तो कोनिडिया होते हैं, कोनिडिया होते हैं इसके अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं, जो कि एक कवक जाल पे होगा जिसको कोनिडियम मदर कहते हैं, कोनिडियम मदर कहते हैं। ठीक है, उसमें ब्रीजात अंतर्जाली ब्रीजात रूप से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कोनिडिया जो होंगे फिर वो अंकुरित होकर कवक जाल बनाएंगे, और लैंगिक बीजाणु को एस्कस कहते हैं। वो पूछेगा लैंगिक बीजाणु को क्या कहते हैं, एस्कस 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 कहते हैं। ठीक है, और ये जो बीजाणु होते हैं एस्कस, ये थैलीसम एस्कर में अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। याद रखना इन वर्ड को दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, अंतरजातीय होते हैं, बृहजातीय, अंतरजातीय होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, अब कुछ एग्जाम्पल बता रही हैं, जैसे एस्परजिलस, कलेवसेव और न्यूरोस्पोरा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इसके अंदर मतलब विभिन्न प्रकार की जो फलनकाय में लगा होता है, इनका एसाइज होता है ना, विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगा होता है जिन्हें एस्को कार्प कहते हैं। इसके एग्जाम्पल बताया एस्परजिलस, कलेवसेव, न्यूरोस्पोरा। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। ठीक है, और इसी कारण इसको पादप जगत का ड्रोसोफिला के नाम से समान प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखो इसी वर्ग में आते हैं मोरिल तथा ट्रफल। ठीक है, ये खाने योग्य होते हैं, इनको खाने के रूप में काम में लेते हैं, इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है, बहुत टेस्टी भोजन होता है इनका। ठीक है, अब अपन देखते हैं दोस्तों बेसिडियोमाइसिटिस। दोस्तों एक ही बात कहूँगा, भूल तो नहीं गए हो ना, गेम पलट देंगे, इतिहास बदल देंगे सिर्फ 55 दिन के अंदर, एम्स को अपन पा लेंगे। ठीक है, जब मोटिवेशन कम मत करना, हार मत माना, लगे रहो, मैं भी तो लगा पड़ा हूँ यार आपके साथ, कितने यार कमाल कर देंगे मेरे दोस्त। देखो बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार है जैसे मशरूम, ब्रेंक्ड फंजाई तथा पफोल। याद रखना ये तीनों वर्ड। ठीक है, ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूंठों पे पाए जाते हैं। ठीक है, किट जैसे किट है उसमें पाए जाएंगे, ये याद करो। एक का उदाहरण सांख्यिक होगा, पट्टी होगा। ठीक है, इनमें अलग अलग ऊपर वाले में क्या था, उससे ऊपर वाले में क्या था, सब याद करना है तुम। ठीक है, इनमें अलैंगिक बीजाणु तो नहीं होते, प्राय नहीं होते, लेकिन कायिक जनन होता है, वो खंडन विधि द्वारा होता है। कायिक जनन होता है खंडन विधि द्वारा, अलैंगिक बीजाणु नहीं होता। कायिक जनन होता है अखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, इसमें लैंगिक अंग नहीं होते, लैंगिक अंग नहीं होते, लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी होती है। विभिन्न स्टेनों वाली लोग कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप की संलयन से इसमें प्लाज्मोगेमी हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें बनने वाली संरचना द्वितीय केंद्र की होती है जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं। ठीक है, बेसिडियम में केंद्रक सेलियन, कैरियोगेमी तथा म्योसिस होता है, ये तो अपने पता ही है, याद करो तो और भी अच्छी बात है। अब देखो 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं, कितने, 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। जो बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बृहजात उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बेसिडियम फलन काय में लगे रहते हैं जिसे बेसिडियो कार्प कहते हैं। एग्जाम्पल याद करो, एगेरिकस मशरूम, ओस्टिलेगो, किट फंगस, पक्सीनिया, ये सब याद करो मेरे दोस्त। अब देखो मैं तुमको इनके वो बता देता हूँ। ए क्या है, म्यूकर, डायग्राम दे देगा, पूछ देगा क्या है म्यूकर, एस्परजिलस याद रखना दोस्तों, एगेरिकस याद रखना ये डायग्राम। ठीक है, अब देखो अपन अब करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसको अपूर्ण कवक कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा किसको कहते हैं अपूर्ण कवक, इसी को है जो है अपन अपूर्ण कवक कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक और कायिक प्रोस्था ज्ञात हुई है, इसकी लैंगिक जो है वो ज्ञात नहीं हुई। अगर ज्ञात हो जाती तो इसको दूसरे वर्ग में रख देते अपन। ठीक है, और ये तभी संभव है
ये भी संभव है कि एलिंगी तथा कायिक प्रावस्था को एक नाम दे दिया गया हो, ठीक है, और उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख दिया गया हो। ओके छोड़ो, उससे क्या लेना। मैं तुम लोगों को एक बात कह दूं दोस्तों, काम की बात बताऊंगा और कुछ भी नहीं काम की। ड्यूटेरोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणु जिन्हें कोनिडिया कहते हैं उससे जनन करते हैं। और कवक जाल जो होता है वो पट्टी होता है और सांकित होता है। रट लो, पट्टी होता है, सांकित होता है, ठीक है। उसके कुछ सदस्य मरजीवी होते हैं और कुछ परजीवी होते हैं, ठीक है, वो छोड़ो। इसके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं। अधिकांश सदस्य पूछेगा, अधिकांश सदस्य क्या होते हैं, मृतजीवी, परजीवी या अपशिष्ट के अपघटक। तो तुम्हें यह करना है ऑप्शन, ठीक है, अपशिष्ट के अपघटक होते हैं। और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। यार ये तो कितनी अच्छी बात है ना, खनिज के चक्रण में भी सहायता करते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ठीक है दोस्तों, भूल मत जाना, याद करना वो चीज़ें, ठीक है। अब देखो प्लांट किंगडम, वैसे तो आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ दो, क्योंकि आगे पूरा प्लांट किंगडम अच्छे से बता रखा है, ठीक है। पर अपन कुछ चीज़ देख सकते हैं क्या, ये लाइन देख लो आप। कुछ पादप जैसे कीट, पक्षी, पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ये देखो, ब्लेडर वर्ल्ट तथा विनस फ्लाई ट्रेप, ये कीट पक्षी पौधे होते हैं, ठीक है। और कीट पक्षी पौधों को, और अमरबेल कस्कुटा परजीवी का उदाहरण है। ये है ना, ये वाली लाइन काम की थी, जो मैं आपको बता दिया, ठीक है। ओके, अब देखो आगे एनिमिलिया। एनिमिलिया भी आगे डिटेल में आएगा, छोड़ो यहाँ पे, ठीक है। अब अपन देखेंगे विषाणु, वायरस, वायरोइड और प्रियोन तथा लाइकेन, अच्छे से देखेंगे। अब देखो वीटकर जो था, पाँच जगह प्रणाली में लाइकेन और इनको वायरस को उसने उल्लेख नहीं किया, ठीक है, याद रखना। अब देखो आगे, ये याद रखना, इसको कैप्सिड बोलते हैं, इसको आरएनए बोलते हैं, इसको आच्छद बोलते हैं, इसको कॉलर बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं सिर्फ, और इसको पूछ तंतु बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये ए जो है ये क्या है, टोमेगो मोजेक वायरस है, टीएमपी। ये जो है क्या है, ये जीवाणु भोजी है, ठीक है। बस इतना बचा है दोस्तों, काम खत्म यार। एनसीईआरटी कितनी जल्दी अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं तो कितना बड़ा है इसका चैप्टर था, ठीक है। ये छोड़ो, काम की चीज़ देखो। वायरस का अर्थ क्या है, विष या विषैला तरल, ठीक है, याद रखो। डिमेत्री इवानोव्स्की 1992 में एक तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणु को पहचाना था, याद रखोगे, जिसे वायरस नाम दिया था, ठीक है। इसका माप जो था वो बैक्टीरिया से भी छोटा था, बैक्टीरिया से भी छोटा था। क्योंकि क्यों था बैक्टीरिया से छोटा, कैसे पता चला, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गया था, ठीक है। फिर आता है दूसरा साइंटिस्ट M.W. बेजेनेरी 1998 में। उसने पाया कि जो संक्रमित तंबाकू का जो पौधों का रस था, वो स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है, ठीक है। और उसने उस तरल को नाम दिया था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, संक्रामक जीवित तरल। याद रखना दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। W.M. स्टानले, उसने बताया था कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। इस बंदे ने क्या बताया, W.M. स्टानले ने, कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। क्या होता है, मुख्यतः प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, नहीं लिपिड नहीं, प्रोटीन होता है, ठीक है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। और वायरस अविकल्पी परजीवी होती है, यह लाइन रट लो, वायरस अविकल्पी परजीवी होती है, वायरस अविकल्पी परजीवी होती है, ठीक है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है, जो आरएनए होगा या डीएनए होगा, ठीक है। किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होते, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो, वायरस केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवांशिक पदार्थ दोनों संक्रामक होता है, इसकी प्रोटीन भी और उसका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए भी जो होते हैं संक्रामक होते हैं, ठीक है। प्राय सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है, ठीक है, याद रखना, रटना। और सभी जंतु वायरस में या दो एक या दो लड़ी वाला आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। पादप में तो क्या था, एक लड़ी वाला आरएनए था। जंतु में क्या होगा, एक या दो, दोनों टाइप का हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज वायरस, वो आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, प्राय दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो, प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। और छोटी छोटी उप इकाइयों में होता है जिसको कैप्सोमेर कहते हैं, ठीक है। कैप्सिड जो होता है न्यूक्लिक एसिड को संश्लेषित करता है, ठीक है।
और पेटिकांश कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति के रूप में लगा होता है। ठीक है, ये वायरस वायरस से जैसे मम्पस, चेचक, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। वो पूछेगा कौन कौन से होते हैं, याद रखना मम्पस होता है, वायरस से होता है मम्पस, बैक्टीरिया से नहीं। चेचक वायरस से होता है, हर्पीस वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। ठीक है, और मानव के अंदर जो एड्स होता है वो भी वायरस के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो पौधों के अंदर क्या 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 होता है, मोजेक बनना। वो पूछेगा इसकी वायरस के क्या क्या लक्षण है, याद रखना मोजेक बनता है, पत्तियों का मुड़ना और कुंचन, पीला होना, शिरा स्पष्टता, बोना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना, ये इसके लक्षण है दोस्तों। ठीक है, अब देखो वायरॉइड पढ़ते हैं। वायरॉइड याद करो, टियोडाइनन ने एक नया संक्रामक कारक खोजा, तो वायरस से भी छोटा, वायरस से भी छोटा, वायरस से भी छोटा, और उसके कारण पोटेटो स्पंडल ट्यूमर नामक रोग होता था। वायरॉइड वायरॉइड याद रखना। ठीक है, ये लाइन याद कर लो दोस्तों, ये तुमको याद करना है। इससे कैसे उसका जो आणविक भार था, आरएनए का आणविक भार कम था वायरॉइड के आरएनए का। ठीक है, अब देखो प्रियोन, प्रियोन के अंदर क्या है, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां करता है। प्रियोन क्या करता है, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां करता है। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर अपन को जो पढ़ना है वो पढ़ना है ये मे काउ रोग कहा जाता है। एक मे काउ डिजीज करता है, वो कौन करता है, प्रियोन करता है। ठीक है, अब देखो लाइकेन, लाइकेन में क्या पढ़ना है, लाइकेन शैवाल और कवक के, शैवाल और कवक के, शैवाल और कवक किसके होते हैं, शैवाल और कवक के सहजीवी होते हैं। ठीक है, इसमें दो गठन होते हैं, शैवाल वाले को शैवालांश बोलते हैं, कवक वाले को कवकांश बोलते हैं। ठीक है, और शैवाल वाला तो आपको पता है स्वपोषी होगा, कवक वाला आपको पता है परपोषित होगा। ठीक है, अब देखो इसमें इतना ही है। ठीक है, अब देखो तुम, लाइकेन्स होता है, एक ये लाइन पूछता है कि लाइकेन्स होता है वो प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक है। ठीक है, वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। ठीक है दोस्तों, ये अपना चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे लगे रहो दोस्तों, एम्स पक्की है आपकी, सिर्फ 55 दिन। ठीक है दोस्तों, लगे रहो, बेस्ट ऑफ लक।